नो न्यूज़ ओनली व्यूज़। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर बात जरूरी है कि की जाए। हायर एजुकेशन की बात की जाए, क्योंकि जगह जगह कॉलेज खोले गए हैं और पीएम श्री महाविद्यालय और तमाम तरह की घोषणाएं भी हो चुकी हैं और लगभग लगभग उन पर खर्च भी हो रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं प्राध्यापक संघ के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शुक्ला। हम आपका स्वागत करते हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हायर एजुकेशन की स्थिति है मध्य प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है कि पर्याप्त स्टाफ, फैकल्टी, किस तरीके की स्थिति है? आज हम नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला ये देश के अग्रणी प्रदेशों में है हमारा मध्य प्रदेश। और जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है, इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की फैकल्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस अनुपात में अभी कोशिश की जा रही है कि पीएससी के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं और अतिथि विद्वानों के माध्यम से तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। अभी अनेक नए महाविद्यालय खोल दिए गए हैं, वहाँ भी अभी फैकल्टी नहीं है, वहाँ अभी छात्रों की भी संख्या बहुत ही कम है। इस दृष्टि से अभी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है कि उनकी क्षतिपूर्ति या वहाँ पर पर्याप्त फैकल्टी हो। अभी आपने जैसे कहा कि अतिथि शिक्षक, हाँ, अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है, क्योंकि अतिथि शिक्षक लगभग 25 से 30 साल से लगातार कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। अब वो नए जो प्रतियोगी हैं उनके साथ वो आज की स्थिति में वो उनके साथ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। उनकी वो क्षमताएं भी नहीं हैं, ओवर एज भी हो रहे हैं। तो उनके लिए सरकार को निस्संदेह बहुत ही गंभीरतापूर्वक और मानवीय आधार पर उन पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज उनके सभी के बच्चे कॉलेजों में पहुंच चुके हैं और 25-30 साल से वो लगातार शासन की सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न महाविद्यालयों में उन्होंने लगातार सेवाएं दी हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए उनको निस्संदेह नियमित या उनके भविष्य को एक सुनिश्चित करने की कोई ना कोई प्रक्रिया शासन को अपनानी चाहिए। ये हमारा संघ लगातार मांग करता रहा है कि इन पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लगभग कितने अतिथि शिक्षक होंगे जिनके बारे में अगर कोई अनुमानित 2000 से तो अधिक ही हैं ये, है ना, जो लगातार कार्य कर रहे हैं। और अभी फिर से विज्ञापन हो रहा है, लगातार ऑनलाइन उनसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। और उसका कारण ये भी है कि जो प्राध्यापक हैं वो लगातार प्रत्येक माह रिटायर होते जा रहे हैं, तो निरंतर पद रिक्त हो रहे हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की मांग निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि लगभग 2030 तक अधिकतम स्टाफ जो एडहॉक और इमरजेंसी और जो अन्य संवर्ग के लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे। और सरकार इतने जल्दी विज्ञापन कर नियमित नियुक्तियां तो नहीं कर सकती है, इसलिए उस पर इनको अतिथि विद्वानों को अतिरिक्त वेटेज देते हुए, इनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देते हुए इनको नियमित करने की दिशा में कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अभी लगातार शिक्षा के स्तर पर बात करें तो बीते 10 सालों की स्थिति में जो सामने आ रही है उसमें हायर एजुकेशन के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के विकास के लिए जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं पर उसका जमीनी तौर पर जो काम होना चाहिए उसमें कमी है?
अभी जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई, इसमें सबसे बड़ा ये निस्संदेह बहुत ही सराहनीय कदम है कि नई शिक्षा नीति आनी चाहिए थी, क्योंकि लंबे अरसे से एक ही शिक्षा प्रणाली चल रही थी, उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए था, हुआ। लेकिन उसमें जो परीक्षा पद्धति जो अपनाई गई, उसके कारण आज छात्र कक्षाओं में कम देखे जा रहे हैं, जिसके प्रति सरकार भी चिंतित है, प्राध्यापक भी चिंतित हैं। कारण ये कि क्लास टेस्ट में और मुख्य परीक्षा में मिलाकर उनको पास होना है, तो विद्यार्थी ये जानता है कि यदि वो 30 में से यदि 26 या 27 नंबर क्लास टेस्ट में ले आता है, तो यदि 10-12 नंबर भी यदि मुख्य परीक्षा में लाता है, तो वो पास हो जाएगा। इसलिए कक्षाओं में बहुत कम संख्या देखी जा रही है। तो इस परीक्षा का जो पैटर्न नई शिक्षा नीति में अपनाया गया है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, तभी छात्र कक्षाओं में भरपूर देखे जाएंगे। ये आज एक बहुत बड़ा विषय है कि छात्रों की संख्या कक्षाओं में कम होती जा रही है। प्रवेश तो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, लेकिन कक्षाओं में छात्र उतनी संख्या में दिखते नहीं। लेकिन छात्रों से जब बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि कॉलेजों में, महाविद्यालयों में विषयवार शिक्षक हैं ही नहीं। कई ऐसे सब्जेक्ट शुरू कर दिए गए हैं नई शिक्षा नीति में, जिनके लिए अभी तक ना तो वहाँ पे लैब है, ना वहाँ पे बाकी सुविधाएं हैं। तो ऐसे में उन बच्चों के साथ क्या होगा? नहीं, शहरों में तो फिर भी ये सुविधाएं हैं आज, क्योंकि वहाँ भी जनभागीदारी के अंतर्गत ये रखे जाते हैं, और नए विषय तो आए हैं और इससे छात्रों को सुविधा भी हुई है। जैसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो खोले गए हैं, इसमें सभी विषयों के कोर्स प्रारंभ किए गए, और निस्संदेह उससे भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और विद्यार्थी आ भी रहे हैं। जैसे इस समय कृषि से संबंधित बीएससी, बीएड, एलएलबी, ये सब योजनाएं हैं, और इसके लिए शासन सुविधाएं भी दे रहा है। लेकिन अभी इसको तैयार होने में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि एकदम से सुविधाएं तो बन नहीं सकती। जैसे बस सुविधा दी गई है, तो उसमें छात्र जो गरीब छात्र हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी कि वो, लेकिन बस सुविधा हर विद्यार्थी को नहीं दी जा सकती है। ना आज का युवा बस में आकर कॉलेज आना चाहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत होता है, तो गरीब छात्र ही इसमें आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो पहले हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। उनसे अपेक्षाएं तो बहुत सारी थी, क्या वो उन अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे? हाँ, मैं समझता हूँ कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो उच्च शिक्षा को इतने करीब से जानते हैं, और उन्होंने उसी दृष्टि से, उनकी जो परिकल्पना है उसी के अनुरूप उन्होंने इसको लागू करने का प्रयास किया है, और किसी हद तक वो सफल भी हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि 1-2 साल और लगेंगे, क्योंकि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज अभी 1 ही साल हुए हैं, और जो नई शिक्षा नीति है उसका 4था साल चल रहा है। और यदि इसी प्रकार से गति और व्यवहारिक दृष्टि से यदि सही ढंग से यदि कार्य होते हैं, तो निस्संदेह एक सुधार और एक गुणवत्ता मिलनी चाहिए जो नहीं थी, वो आएगी, ये अपन उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आएगी। अभी फिलहाल हम उस किसान की तरह से हैं कि हमने अच्छा बीज डाल दिया है, खाद डाल दी है, अब हम निर्भर हैं ऊपर वाले पर। जब हमारे पास सुविधाएं आएंगी, तब ये शिक्षा की फसल अच्छी दिखेगी। ऐसा ही कुछ है। और निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि प्राध्यापक संघ लगातार सरकार से अपनी मांगे रखता रहा। अभी आप लोगों ने किस तरह की पहली आपकी मांग? अभी हम लोगों का ये है कि इन्होंने अभी ये सार्थक ऐप जो चालू किया है, वो सिर्फ हम लोगों की ये मांग है कि सिर्फ सार्थक ऐप प्राध्यापकों के ऊपर ही क्यों, प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ इसके पहले भी 19 में एक लेटर निकला हुआ था कि 5 घंटे महाविद्यालय में रुकना अनिवार्य है, अभी 7 घंटे कर दिया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि ये
जो सार्थक या ये बाध्यता जो हमारे मध्य प्रदेश के सभी विभाग हैं उन पर क्यों नहीं है, ये इसको थोड़ी सा लेकर। आप हमें सार्थक ऐप के बारे में बताएं कि इसमें सार्थ- है क्या। हाँ, सार्थक ऐप और कुछ नहीं है, आपके मोबाइल पर एक ऐप सार्थक आप उसको लोड कर लीजिएगा और अपनी उपस्थित उसको फोटो आपकी स्क्रीन पर आपकी फ़ोटो आएगी और वो आपका फेस मैच होगा और उसमें आपकी उपस्थित दर्ज हो जाएगी, तो वो समय भी दर्ज हो जाता है, वो स्थान भी दर्ज हो जाता है। वो भी ठीक है कि आप यदि सार्थक की उपस्थित ले रहे हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसमें 7 घंटे रखे गए हैं उस पर हमारी आपत्ति है कि बाकी, क्योंकि हम प्राध्यापकों को घर पर भी पढ़ना होता है, क्योंकि यदि आपको पढ़ाना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, या लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा या घर पर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको जो 5 घंटे का हमारे यहाँ एक निश्चित समय था वो रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार ज्ञापन भी सौंपे हैं और इस पर चर्चा भी चल रही है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री को दिया गया है हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा, और इस समय हो यह रहा है कि प्राध्यापक संघ की ये भी मांग है कि लगातार वहाँ बैठे हुए अधिकारी कुछ ऐसे आदेश निकालते हैं कि जिनके हल के लिए प्राय प्राय लोगों को कोर्ट केस करने पड़ते हैं। तो कोर्ट केसों की संख्या भी बढ़ रही है और लोगों को देर से सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कोर्ट निर्णय देता है, फिर वो वहाँ से अप्रूव होके वहाँ से सरकार आदेश निकालती है, फिर उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को, वहाँ बैठे हुए अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि सहज रूप से जो नियमानुसार है ऐसे आदेश निकालें कि जिनको कोर्ट में चैलेंज ही ना किया जा सके। लेकिन ये लगातार हो रहा है कि उनके आदेश कोर्ट में चैलेंज हो रहे हैं और उन अधिकारियों के आदेशों को बदला जा रहा है कोर्ट के द्वारा। ये नहीं होना चाहिए। यानी ये माना जाए कि अधिकारी जो आदेश निकाल रहे हैं वो आदेश कोर्ट में चैलेंज पे जा रहे हैं, फिर कोर्ट तय कर रहा है और आप क्या करें। और उससे क्या है कि कोर्टों में संख्या बढ़ रही है, कोर्ट केसों की संख्या भी बढ़ रही है, लोगों को देर से सुविधाएं या उनके जो भी देयक हैं वो देर से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस पे भी विचार होना चाहिए कि अधिकारियों को बहुत ही कोई भी आदेश निकालने के पूर्व पूर्ण परीक्षण कर इसको निकालें, जिससे किसी को कोर्ट जाने की आवश्यकता ना हो। ये जो दर्शकों अभी बात आई है सार्थक ऐप की, ये सार्थक ऐप से सिर्फ प्राध्यापकों की पहरेदारी अगर हो रही है तो निश्चित है कि ये माना जाना चाहिए कि एक प्राध्यापक 5 घंटे अपना समय दे सकता है, उसके बाद उसके अध्यापन का भी कुछ समय है, कुछ उसकी अपनी शैक्षणिक प्रगति के लिए भी वो काम कर सकता है। लेकिन सरकार ने केवल प्राध्यापकों को सार्थक ऐप के दायरे में रखा है और ये मांग प्राध्यापक संघ ने जो उठाई है, निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान भी देना चाहिए और अपने आदेशों को भी एक बार गौर करना चाहिए ताकि कोर्ट में चैलेंज ना हो। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।